गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार चल रहे थे। प्राकृतिक वनस्पति में प्रकारों में अपन पढ़ रहे थे भूमध्य सागरीय वनस्पति है या तुम्हारी सदाबहार वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति है, टुंड्रा वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति है। ये सारी क्या है वनस्पति अपन पढ़ रहे थे किसके संदर्भ में? संसार के, फल के, पृथ्वी के संदर्भ में अपन क्या है वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन क्या है अपना जितने भी अपन ने क्या पढ़े थे प्राकृतिक वनस्पति जो पढ़ी थी, वनों के प्रकार जो पढ़े थे, वो क्या है अपन महाद्वीपों के अंदर, ये क्या है आपका संसार का मानचित्र है, संसार का मैप है। और इस मैप में तुम्हें क्या है ये जो वनस्पति है, जो पूरे विश्व के अंदर तुम्हारी जो वनस्पति मिलती है, उस वनस्पति का क्या है वितरण है, वो क्या है मैप के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगी कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति है वो पाई जाती है। अपने दो टॉपिक थे जो मतलब छोटे छोटे थे, एक तो मरुस्थलीय वनस्पति और एक है आपका पर्वतीय वनस्पति। दो वनस्पति है वो रह गई थी। पहले थोड़ा सा मैपिंग समझा देती हूँ, उसके बाद में जो दोनों टॉपिक है वो करवा दूंगी। ठीक है, तो जैसे सब लोगों को पता है कि अपने संसार के अंदर कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 और महासागर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके महाद्वीप वाले क्षेत्रों में कौन कौन से महाद्वीप है? महाद्वीपों वाले क्षेत्र के अंदर वनस्पति जो वन है वो अनेक प्रकार के जो वन है वो कौन से भाग में कौन से वनस्पति पाई जाती है, तो इस तरीके से आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका। अमेरिका के अंदर ये आपका अमेरिका के पास में आपका ग्रीनलैंड पड़ता है और इस वाले क्षेत्र के अंदर, और ये साइबेरिया का क्षेत्र है जो आपका क्या है रूस का क्षेत्र पड़ता है आपका इस क्षेत्र के अंदर। तो रूस वाले क्षेत्र के अंदर यानी कि ये ऊपर की साइड में फिर आपका क्या आ जाता है आर्कटिक आ जाता है और नीचे की साइड में अटलांटिक महासागर आ जाते हैं। अगर इसको पूरे को ऐसे जोड़ते हैं ग्लोब के ऊपर तो यहाँ पे आपका क्या है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और इधर भी क्या है आपका प्रशांत महासागर है। क्यों है ऐसा? प्रशांत महासागर क्यों है? अगर ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब है वो जियोड यानी गोल आकृति में, नारंगी की आकृति में है। तो अगर इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये जो प्रशांत महासागर है वो क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से, यानी कि अगर ये ऐसे है आपका अलग अलग, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाता है ऐसे। तो इस तरीके से प्रशांत महासागर है वो दोनों तरफ दिखाई देता है मैपिंग में। अगर ग्लोब पे देखते हैं तो अपन को एक जगह ही वो दिखाई देता है। जैसे ही प्रशांत महासागर और बीच वाला ये क्या है आपका एस आकृति में फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, जिसे अपन क्या है अटलांटिक महासागर का नाम देते हैं। और हिंद महासागर ये वाला आपका हिंद महासागर है। ठीक है, मेन तो आपके क्या है 3 महासागर हैं वो लगभग पढ़े जाते हैं। इंडिया के नीचे वाला पार्ट आपका ये हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। अब क्या है अपन क्या पढ़ रहे हैं वन या वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वनस्पति का जो वितरण है महाद्वीपों में वो कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पति है वो पाई जाती है। सबसे पहले आपका ऊपर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र अटलांटिक आर्कटिक महासागर से जो जुड़ा हुआ है लगा हुआ है, जो आपका क्या है ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक। ठीक है, ये आपके क्या है महाद्वीप है। इन महाद्वीपों में सबसे पहले ये जो ब्लैक टिमकी में जो अपन को दिखाई दे रहे हैं अलास्का वाला क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, इन वाले क्षेत्र के अंदर आपके कौन से वन पाए जाते हैं? इस क्षेत्र में आपके टुंड्रा वन पाए
जाते हैं। टुंड्रा वन है, उनकी विशेषता के रूप में आपने पढ़ा था कि टुंड्रा जो वनस्पति है वो कौन से गोलार्ध में पड़ती है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति को जो टैगा जो वन होते हैं वो भी इसके अंदर थोड़े सम्मिलित किए जाते हैं, वो आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या है, जो बरसात होती है वो क्या है, बर्फ के रूप में होती है। हिमांक बिंदु है, जो तापमान होता है वो हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। जो आपकी मतलब बरसात होती है वो भी क्या है, हिम के रूप में होती है। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर शैवाल है, काई है, लाइकेन है, ये वाली क्या है, छोटी घास के रूप में वनस्पति है वो मिलती है। तो इस ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर का ऊपर वाला हिस्सा साइबेरिया, रूस है, अलास्का, ग्रीनलैंड है, इस वाले क्षेत्र के अंदर आपके कौन से टुंड्रा वनस्पति है वो मिलती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपकी कौन सी है, शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन अगर देखे जाए तो कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, ये आपके कौन से शीतोष्ण वन, यानी कि आपके शीतोष्ण वनों की अगर बात की जाए तो आपके शीतोष्ण वन है लगभग क्या है, जो 40 से 60 वाली जो अक्षांश है उनके बीच में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एशिया के थोड़े भाग में पाए जाते हैं। इधर आपका स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, इधर आपका ये अफ्रीका का उत्तरी पार्ट है। इन क्षेत्रों के अंदर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी भाग के अंदर भी आपकी क्या कौन सी वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण वनस्पति है वो देखने को मिलती है। बोरियल वन जो किसके पार्ट है, बोरियल टैगा जो वन कहा जाते हैं वो अब किसके पार्ट माने जाते हैं, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। ये जो क्षेत्र आपका शीतोष्ण कटिबंधीय का इधर, ये इधर की साइड में थोड़ा आपका जापान के अंदर भी मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके कौन से हैं, बोरियल वन है वो मिलते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों की अगर विशेषता की बात करते हैं तो आपका ये क्या है, एंडीज पर्वतमाला, रोकीज पर्वतमाला, इधर की साइड में ये क्या है, पेरू है, और जो ये इंडिया का जो पार्ट है आपका उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पार्ट के अंदर आपकी ये इधर की साइड वाली में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इधर पूर्वी घाट के अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर, और ये वाला उत्तरी हिमालय के अंदर, इधर की साइड में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस साइड के अंदर भी आपकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो फैली हुई है। ये वाला आपका जैसे पामीर का पठार है, कराकोरम श्रेणी है, नेपाल, चीन के वाले क्षेत्र के अंदर भी क्या है, आपकी पर्वतीय वन है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद में आता है उष्णकटिबंधीय सवाना वन। उष्णकटिबंधीय सवाना वन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, आपके उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पार्ट, ठीक है, और साथ में ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका का आपका ब्राजील के अंदर, और इधर की साइड में अगर देखा जाए दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, तो दक्षिणी अफ्रीका का ये जो आपका पेरू वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर, और जो ऑस्ट्रेलिया है उन क्षेत्रों के अंदर आपकी कौन सी है, सवाना वनस्पति है वो मिलती है। उसके बाद में है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वनों की अगर चर्चा करते हैं तो मरुस्थलीय वन है वो कहाँ मिलते हैं, आपके सहारा वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका के अंदर आपका जो आपकी कोलोरेडो जो मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका का अट्टाकामा है, अफ्रीका का सहारा है, और कालाहारी मरुस्थल है, और जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है, वहां भी आपके कौन से मरुस्थलीय वन है वो देखने को मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर भी आपके क्या है, मरुस्थलीय वन है वो देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्या है, दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर भी क्या है, मरुस्थलीय वन है वो देखने को मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वनों की अगर बात की जाए तो भूमध्य सागरीय वन है आपके 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलते हैं। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो ये स्पेन है, अंगोला है, इन क्षेत्रों के अंदर आपके कौन से हैं, टर्की है और लीबिया है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है,
भूमध्य रेखीय जो वनस्पति है, भूमध्य सागरीय वनस्पति है, वो मिलती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है, कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, ये क्या है, अफ्रीका का कांगो बेसिन, अमेरिका का अमेरिका वाला क्षेत्र है, जो अफ्रीका का कांगो बेसिन और जो आपका अमेजन बेसिन, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो मिलते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये आपके क्या है, जैसे ही एग्जाम होती है परीक्षा में, जो तुम लोग क्या है ज्योग्राफी में जब तक अगर मैपिंग से अगर किसी चीज को नहीं दर्शाओगे तो मार्क्स है वो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो, मतलब क्वेश्चन करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद में तुम लोग उसके पॉइंट लिखो और पॉइंट लिखने के बाद में मैपिंग बनाना स्टार्ट कर दो। और मैपिंग भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि ये महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, वनस्पति है, जलवायु है, मिट्टी है, जो भी अगर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपन को क्या है मानचित्र के द्वारा उस चीज को दर्शाते हैं, तो तुम्हारा पेपर है वो अच्छा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, अपने 2 वन है वो छूट गए थे। पहला जो वन है वो कौन सा है, लास्ट के 2 छूट गए थे। एक तो मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वनों की अगर विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं तो ये कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, या कह सकते हैं कौन से अक्षांशों में ये पाए जाते हैं। जैसे अक्षांशों की बात की जाए तो ये कौन से अक्षांश है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र है आपके कौन से, भूमध्य रेखा, जो भारत को भूमध्य रेखा विश्व के अंदर से गुजरती है, उसकी क्या है, जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आते हैं तो आपका 20 डिग्री और 20 डिग्री से आपका 30 डिग्री, ऐसे ही क्या है, जैसे ये बीचों बीच निकल रही है तो 20 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो इनके बीच के अंदर और इसके उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं उन अक्षांशों के बीच में क्या है आपके कौन से वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन। अगर मरुस्थलीय वनों की बात करते हैं तो आपके मरुस्थलीय वन क्या है, ये गोले से जो दिखा रखे हैं ये कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र आपका अट्टाकामा हो गया, इधर कोलोरेडो हो गया, इधर अफ्रीका के अंदर आपका कालाहारी सहारा मरुस्थल हो गया, और भारत के अंदर अरब का मरुस्थल हो गया, और इधर की साइड में भारत में आपका कौन सा है, थार का मरुस्थल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका मरुस्थल हो गया। इस तरीके से क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो मिलते हैं। अगर इस क्षेत्र के अंदर बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बरसात होती है। औसत जो वर्षा होती है वो आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर के लगभग जो बरसात होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन
ग्रीष्म काल के तापमान की, तो तापमान आपका कितना रहता है? तापमान की अगर बात करते हैं ग्रीष्म काल में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म काल में तापमान रहता है। और अगर बात करते हैं शीत ऋतु की तो आपकी लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर जो तापमान होता है शीत काल के अंदर, वो 12 से आपका 20 भी रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान है वो पाया जाता है। अगर बात करते हैं क्षेत्रों की, तो क्षेत्र है, ये तो हो गया विस्तार और ये हो गया क्षेत्र। अगर बात करते हैं क्षेत्र की, तो सबसे पहले आपका उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो, दक्षिणी अमेरिका में आपका कौन सा है? अट्टाकामा। अफ्रीका में आपका कौन सा है? अफ्रीका में आपका सहारा, कालाहारी मरुस्थल। भारत व पाकिस्तान की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? मरुस्थलीय वन है वो देखने को मिलते हैं। शुष्क क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होता है और बरसात अधिक होती है, और बरसात होने के साथ साथ कम बरसात होती है, लेकिन वाष्पीकरण है वो बरसात से ज्यादा होता है। क्योंकि थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है? स्थल भाग की विशेषता के रूप में माना जाता है कि स्थल भाग क्या होता है? जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अगर बात करते हैं जलीय क्षेत्र की, तो जलीय क्षेत्र की विशेषता के रूप में अपन क्या पढ़ते हैं? जलीय क्षेत्र क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है? गर्म होता है। तो ये जो आपका पार्ट है स्थलीय भाग, जिसके अंदर अपन मरुस्थल की बात करते हैं, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें अगर विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं, तो मरुस्थलीय जो वृक्ष हैं वो क्या है? हमेशा कौन से भाग में पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में लगभग मिलते हैं। लगभग क्या है? पश्चिमी भाग के अंदर आपके क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं आप मन, तो कौन कौन से इस क्षेत्र के अंदर वृक्ष वो मिलते हैं? जैसे इन क्षेत्रों के अंदर नागफनी है, सेज ब्रुश है, सैलकोना वृक्ष, नागफनी, कैक्टस, आपके सेल ब्रूस, और इसी के साथ साथ अनेक और भी वृक्ष हैं जैसे अकेशिया, इस तरीके से आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या है? वर्षा है, जैसे सबसे पहले विस्तार हो गया, फिर वर्षा हो गई, तापमान हो गया, क्षेत्र हो गया, और कौन से क्षेत्र के अंदर? फिर उसके बाद में वृक्ष है। तो ये क्या है? सभी क्षेत्रों के अंदर क्या है? वृक्ष है। वो क्या है? जलवायु, तापमान या आपकी आर्द्रता, इनके अकॉर्डिंग ही क्या है? वनस्पति का विकास होता है। क्या है
कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा है वो तो क्या होती है रेगिस्तानी भागों के अंदर कम होती है, और जो तापमान होता है वो उच्च होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रों की अगर बात करते हैं वृक्षों की, यानी कि वृक्ष यहाँ पर वृक्षों की विशेषता में देखा जाए तो उच्च तापमान व वाष्पीकरण भी उच्च मिलता है, जिससे वृक्षों या झाड़ियां कांटेदार रूप में मिलती हैं। ठीक है, झाड़ियां हैं यानी कि यहाँ पे क्या होता है स्थल भाग होने की वजह से, और इन स्थल भाग की वजह से क्या है जो पश्चिमी भाग है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में माना जाता है कि पूर्वी भाग के अंदर बरसात हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने की वजह से ये क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो इनकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पे क्या होता है तापमान उच्च होता है और वाष्पीकरण भी उच्च होता है। यानी कि वाष्पीकरण कैसे, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होता है ये क्षेत्र क्या हो जाता है स्थल भाग जल्दी ही तो गर्म हो जाता है और रात्रि के समय जल्दी ही ठंडा होता है। तो ये क्या है इसके अंदर, यानी कि दिन के समय अगर थोड़ी बहुत भी वातावरण के अंदर नमी रहती है, रात्रि होने के तुरंत बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वातावरण के अंदर क्या होती है थोड़ी नमी होती है, रात्रि के समय की जो नमी होती है आर्द्रता होती है वो होती है। और जैसे ही सूर्य उदय होता है तापमान जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो नमी होती है आर्द्रता जो होती है वो क्या होती है पूरी क्या हो जाती है वाष्पीकृत हो जाती है, कि स्थल भाग के ऊपर जो भी क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी बरसात होती है वो क्या है वाष्पीकरण के कारण वापस चली जाती है या वाष्पीकृत हो जाती है। तो इन क्षेत्रों की विशेषताओं के रूप में ये कहा जाता है कि यहाँ पे तापमान भी उच्च होता है और वाष्पीकरण भी क्या होता है उच्च पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं उनपे जो वृक्ष या झाड़ियां जो होती हैं वो कांटेदार रूप में होती हैं। और इनकी पत्तियों की अगर बात करते हैं वृक्ष की पत्तियों की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं व वृक्षों की जड़ें लंबी गहराई में मिलती हैं, गहराई में मिलती हैं और लंबी गहराई में चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है बरसात है वो 25 सेंटीमीटर तक लगभग होती है, और इतनी कम बरसात होने के कारण यहाँ पे जो वनस्पति होती है उन वनस्पति की अगर विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ की वनस्पति की विशेषता क्या है, यहाँ की जो वनस्पति होती है वो कांटेदार रूप में होती है, इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी होती हैं और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी गहराई में चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि स्थल भाग का जो भूमिगत भाग होता है वो क्या होता है उस क्षेत्र में पानी की कमी पाई जाती है, इसलिए क्या है वो ज्यादा गहराई में जाके पौधों को खनिज लवण जल की पूर्ति कराती है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर ये विशेषताएं अपन को देखने को मिलती हैं। आगे लास्ट है आपका पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति है
नाम से पता चल रहा है पर्वतीय वनस्पति। तो पर्वतीय वनस्पति की क्या विशेषता होगी? लास्ट है आपकी पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति की क्या है, आपका नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति मिलती है वो क्या होती है, तुम्हारी पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पति है वो पाई जाती है। ये क्या है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र से लेकर ध्रुवों की ओर ये वनस्पति देखने को मिलती है। और इन क्षेत्रों के अंदर आपके क्या है, सदाबहार से लेकर शुष्क वनस्पति, मतलब मिश्रित रूप में यहाँ पे वनस्पति है वो देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर स्थित है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं वो आते हैं। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र हैं वो क्या है, इनकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, 600 मीटर की ऊंचाई तक या ढलान वाली घाटियों के अंदर उष्ण कटिबंधीय जो वृक्ष है वो मिलते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो क्या कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, जैसे चीड़ है, स्प्रून्स है, देवदार है, फर है, डगलस है, पाइन है आदि वृक्ष जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जो ऊंचाई होती है वो क्या है, 3000 मीटर के लगभग मिलती है। तो इन क्षेत्रों की विशेषता के रूप में लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो वृक्ष है वो कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं। इन क्षेत्रों का विस्तार अगर देखते हैं तो क्या है, आपकी विस्तार में अगर देखते हैं तो आपके विस्तार के रूप में ये क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मिलते हैं। दूसरा, सदा बहार व उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है कौन से क्षेत्रों में, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे। जैसे पर्वतीय क्षेत्र कौन से हैं, पर्वतीय क्षेत्र जैसे रोकीज, एंडीज, आल्पस, हिमालय, कराकोरम आदि क्षेत्रों में वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, इन वृक्षों की अगर बात करते हैं तो नाम ही क्या है आपका, पर्वतीय वनस्पति। तो पर्वतीय वनस्पति आपकी लगभग कौन से क्षेत्रों में मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ये वनस्पति मिलती है। इन क्षेत्रों में क्या है, 600 मीटर की ऊंचाई तक ढलान और घाटियों वाले क्षेत्र में इन वृक्षों को क्या है, सदाबहार रूप में और उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर वृक्षों की बात की जाए तो आपकी अर्ध और शुष्क झाड़ियों एवं कटीली झाड़ियों के समान यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, यानी कि सभी प्रकार की यहाँ पे वनस्पति है वो देखने को मिलती है। सदाबहार भी मिलती है, यहाँ पे वनस्पति है वो सदाबहार, पर्णपाती, उष्ण व शुष्क, अर्ध शुष्क
कांटेदार वृक्ष मिलते हैं। कांटेदार वृक्ष है वो यहाँ पर मिलते हैं, मतलब हर प्रकार की वनस्पति है वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण में कोणधारी वन भी मिलते हैं। अगर चोटियों की बात करते हैं तो जो चोटी या पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे आपके कौन से पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका है हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कोणधारी वन भी मिलेंगे, और इधर की साइड में आपके पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, साइबेरिया इधर वाले क्षेत्रों के अंदर अलास्का है, ग्रीनलैंड है, इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपके क्या है, कोणधारी वन है वो मिलते हैं। या आपके काई है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे वाले ढाल के अंदर ये जो वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपके टुंड्रा वनस्पति है, अल्पाइन वनस्पति है, ये भी आपको क्या है, देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर बात की जाए वृक्षों की तो इन क्षेत्रों की वृक्षों की जो ऊंचाई है वो क्या है, लगभग 3 वृक्षों की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो वृक्ष है उनकी ऊंचाई लगभग क्या है, 3000 मीटर तक क्या है, ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। और उसमें आपके कौन से वृक्ष आ जाएंगे, पर्णपाती वृक्ष हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष हैं, वो ये वृक्ष है यहाँ पे लगभग मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, टुंड्रा वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, टुंड्रा व अल्पाइन वनस्पति भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका वनस्पति का टॉपिक है, आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर दूसरे लेसन को अगर अपन पढ़ते हैं दूसरे तो उसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यानी कि वनस्पति का जो पूरा टॉपिक है वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और लगभग आपके क्या है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, 15 नंबर का जो प्रश्न आता है पेपर में, एग्जाम में, वो आपका लगभग इसी तरीके से आएगा कि विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को अलग अलग भागों में बांटते हुए विश्व वितरण बताइए या दर्शाइए। तो इस तरीके से ये पूरा आप लोगों को मैपिंग वाइज करके आना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।